हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा टॉपिक है साइंस या विज्ञान, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु एवं अधातु। आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो अपलोड हुआ है यूट्यूब पे यानी चैनल पे हमारे, उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों ने देखा था धातु क्या होती है, अधातु क्या होता है, या धातु अधातु के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये देखा था। तो आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध होता क्या है? रासायनिक बंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। तो ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है, दूसरा और तीसरा नंबर नहीं पढ़ना है। पहला नंबर केवल हमारे टॉपिक में है, मतलब हमारे जो सिलेबस में है कक्षा 10 में, वो आयनिक बंध ही है। तो हम आयनिक बंध को देखेंगे। आयनिक बंध होता क्या है? आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। जो आयनिक यौगिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण करके बनते हैं। और जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनायन बनाता है अपने आप को। और जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन बनाता है। तो फिर अगला पॉइंट है धनायन एवं ऋणायन के मध्य मजबूत स्थिर वैद्युत बल के कारण मजबूत आबंध बनता है। जो धनायन एवं ऋणायन होता है उनके मध्य क्या स्थिर वैद्युत बल के कारण मजबूत आबंध बनता है। फिर अगला पॉइंट है आयनिक बंध हमेशा धातु एवं अधातु में बनता है। क्या है? आयनिक बंध हमेशा धातु एवं अधातु के बीच ही बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, धातु एवं अधातु आयनिक बंध। फिर अगला पॉइंट है आयनिक बंध से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जो आयनिक आबंध से बनने वाले यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिकों के गुण, यानी कि आयनिक यौगिक के कौन से गुण होते हैं उनको देखेंगे आगे। पहला पॉइंट है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं या कार्बनिक यौगिकों के विलयन में घुलनशील नहीं होते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में, साधारण जल में घुल जाते हैं, लेकिन जो यह कार्बनिक यौगिकों के विलयन में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते। और फिर सेकंड पॉइंट है क्योंकि यह धनायन एवं ऋणायन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं, इसलिए यह ठोस होते हैं। क्या होता है, ये धनायन एवं ऋणायन के बीच स्थिर वैद्युत बल के कारण बनते हैं, जिसके कारण यह क्या होते हैं, ठोस होते हैं। फिर इनका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर अगला पॉइंट है यह जलीय विलयन या पिघले हुए अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि यह जल में धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। यानी कि जो जलीय विलयन होता है इनका आयनिक यौगिकों का, इनमें क्या विद्युत का सुचालक होता है। ये जलीय विलयन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जब जल में घुलते हैं तो ये धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सुचालक बन जाता है विलयन। फिर अगला टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिकों का बनना, यानी कि आयनिक यौगिकों का कैसे बनते हैं या आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, इनको देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखते हैं कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है, यानी 11 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये आगे दिखाया गया है। देखिए कि जो सोडियम होता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेता है, यानी कि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, स्थिर कक्षा प्राप्त कर लेता है, स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर क्लोराइड को देख सकते हैं कि क्लोराइड क्या कहता है, यहाँ के 2 8 7 होता है इसका, यानी कि 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। जो क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 8 बना लेता है, जिससे ये भी स्टेबल हो जाता है। क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये ले लेता है, आपस में साझेदारी करके आयनिक बंध बना लेता है। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे देखिए ये बनता है, मतलब यहाँ पे देखिए 2 8 2 होता है, यानी कि मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 8 यानी स्टेबल अवस्था प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्लोराइड एक ले लेता है, यहाँ पे 2 क्लोराइड मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। फिर आगे चलते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग,
धातु क्या है कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, यानी धातु साधारण ऐसे ही नहीं रखे रहते हैं या पाए जाते हैं कि बस प्राप्त कर लिया। कुछ धातुएं हैं, एक दो धातुएं हैं जो खुली अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो जैसे सोना चांदी यही मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, बाकी सभी नहीं पाई, सभी अयस्क के रूप में पाई जाती हैं या खनिज के रूप में। तो पृथ्वी की जो सतह होती है धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी की जो अंदर की सतह होती है वो मुख्य यानी दबे हुए होते हैं, ऊपरी परत से दबे हुए पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह में। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आज जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की भूप्रपटी, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट है, जो पृथ्वी की सतह में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों को कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, यानी इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क। जो खनिज उपस्थित होते हैं जब उन्हें पृथ्वी से खोद कर निकाल लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं, अयस्क। अब अयस्क से हम धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, यानी कि धातुओं का शोधन करेंगे, किससे, अयस्क से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, धातुओं का निष्कर्षण। तो कुछ धातुएं पृथ्वी के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी आपको इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें क्या होती है, सबसे नीचे की धातु कौन सी होती है, सिल्वर और सोना, यानी Ag एंड Au। क्या होता है, ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, बस साधारण ही ऐसे प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे सोना चांदी प्लेटिनम कॉपर आदि। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे का पॉइंट है कॉपर एवं चांदी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। फिर देखते हैं आगे सक्रियता श्रेणी में, यहाँ से सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं यानी कि सबसे जो ऊपर की धातुएं होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ETC, ये सभी इतनी क्रियाशील होती हैं, यानी अब क्रियाशील होती हैं कि ये क्या स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकती। और फिर उसके जो मध्यम क्रम की धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी में, मध्यम की धातुएं जिंक, आयरन, Pb यानी लेड ETC की जो अब क्रियाशीलता होती है ये मध्यम होती है, यानी कि जो जिंक, आयरन और Pb है यानी कि लेड, इनमें जो मध्यम क्रम की धातुएं होती हैं ये सभी मध्यम क्रम की धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी की, इनकी अभिक्रियाशीलता कम मध्यम होती है। तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे नोट है ये पॉइंट, अयस्क से धातु का निष्कर्षण कई चरणों में किया जाता है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है ये बगल में ये सक्रियता श्रेणी दिखाया गया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जितने भी अयस्क होते हैं इनके, ये जितने भी अयस्क होते हैं ये क्या विद्युत अपघटन द्वारा धातु का शोधन किया जाता है। और जो मध्यम क्रम के धातु होते हैं यानी कि अयस्क होते हैं जैसे जिंक, फेरस, Pb या कॉपर, इनमें क्या होता है कि कार्बन के उपयोग से अपचयन करके प्राप्त किया जाता है इनको धातुओं को। और फिर जो Au और Eu है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती हैं, तो इनका धातु शोधन किया जाना बहुत आवश्यक नहीं होता है, ये तो ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं कि अयस्क कैसे होता है। अयस्क देखिए ये कई भागों में बंटता है, यानी अयस्क को कैसे कैसे निष्कासित करते हैं इनसे धातुओं का, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चरण दिखाए यानी 3 स्टेप दिखाए गए, जैसे सक्रियता श्रेणी दिखाई गई है कि उच्च अभिक्रियाशील की धातुएं होती हैं, जो ऊपर वहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम थे, एल्युमिनियम थे। और फिर मध्यम क्रम के जैसे आयरन, ये सभी Pb, तो ये सभी फिर निम्न कोटि के Au यानी सोना एंड चांदी, सिल्वर। तो ये सभी देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो मध्यम क्रम की अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं ये कई रूपों में, जैसे कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं, तो इन्हें निष्ठापन द्वारा धातु का शोधन किया जाता है। फिर सल्फाइड अयस्क होते हैं, इन्हें भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। और ये जो कार्बोनेट को होता है निष्ठापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर धातु के अपचयन द्वारा फिर धातु का शोधन कर लिया जाता है।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं कि सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, तो इन्हें भाजन द्वारा धातु का शोधन या परिष्करण करके प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा गलित धातु का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गलित धातु का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक आवर्तन को तोड़ दिया जाता है। विद्युत अपघटन क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी कि कोई रासायनिक यौगिक दिया गया है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको क्या कहते हैं, आयनों के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। तो जब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए एक दिखाया गया है एल्युमिनियम का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे गलित विद्युत अपघटन है, यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे देखिए जब विद्युत सप्लाई दी गई, यानी विद्युत सप्लाई दिया गया, एक कार्बन एनोड है यहाँ पे लगा हुआ, फिर विद्युत अपघटन की जमी हुई परत है, ये काली वाली विद्युत अपघटन की परत है। फिर गलित देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे नीचे निष्कासित होकर यहाँ पे बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा भाजन या रोस्टिंग। अगला टॉपिक क्या है? भाजन या रोस्टिंग। हमारा अगला टॉपिक है भाजन या रोस्टिंग। वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्क को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भाजन कहते हैं। यानी कि भाजन ऐसी प्रक्रिया है कि जो वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्कों को गलनांक से अधिक, जो भाजन प्रक्रिया है उसमें क्या कहते हैं, जो अयस्क होता है उनके जो गलनांक होता है उनके अधिक, यानी कि वायु की अधिकता में, वायु अधिक मात्रा में होता है और जो उनका टेम्परेचर होता है वो जो गलनांक बिंदु होता है उनसे अधिक ताप पर गर्म करके भाजन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। फिर अगला पॉइंट है, इस विधि में ऊष्मा के कारण नमी और अधात्विक अशुद्धियाँ वाष्प के रूप में बाहर निकलती हैं। फिर अगला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में अयस्क में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भाजन प्रक्रिया के बाद प्राप्त अयस्क सरंध्रमय नहीं होता है, यानी कि इसमें अशुद्धियाँ नहीं रह जाती। फिर अगला पॉइंट है निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे देखते हैं निस्तापन क्या है। जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक के बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी निस्तापन प्रक्रिया में क्या कहते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में जिस भट्टी में ये निस्तापन प्रक्रिया अपनाई जाती है या कराई जाती है उसमें क्या कहते हैं, वायु को रोधी बनाया जाता है। वह भट्टी क्या होती है? वायु रोधी होती है, यानी कि उसमें वायु नहीं होती है, बिल्कुल भी वायु नहीं होता। और उस जो अयस्क होता है उसके कम ताप पर, जो अयस्क जैसे होती है उसके कम ताप पर उसको गर्म किया जाता है, तो वहाँ से वायु का क्या कहते हैं, धातु का निस्तापन करते हैं। फिर पॉइंट देखते हैं, इसमें कई पॉइंट है। निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया के समय अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ भी ऊष्मा द्वारा हट जाती हैं, अर्थात इस विधि में गर्म करने से अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। निस्तापन प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ भी नष्ट हो जाती हैं और परिणामी पदार्थ छिद्रयुक्त हो जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। फिर आगे देखते हैं निस्तापन और भजन प्रक्रिया में अंतर। निस्तापन और भजन प्रक्रिया में अंतर क्या है? बाएं तरफ निस्तापन है और दाहिने तरफ क्या है? भजन। तो देखते हैं निस्तापन में पहला पॉइंट है, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति में, निस्तापन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायु की अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अयस्क को गर्म किया जाता है। इस अयस्क को गलनांक क्या होता है? कम होता है, यानी कि जो अयस्क होता है उसका जो टेम्परेचर गलनांक बिंदु होता है उससे कम ही ताप पर गर्म करते हैं। अब फिर भाजन में देखते हैं, भाजन विधि में अयस्क को वायु की अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। फिर सेकंड नंबर है निस्तापन में, इसमें अयस्क से नमी बाहर निकाल दी जाती है। फिर भाजन में क्या है? सेकंड नंबर, इसमें अयस्क से नमी बाहर नहीं निकलती, इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर थर्ड नंबर है निस्तापन में, इसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर भाजन में थर्ड नंबर है, इस विधि द्वारा मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर फोर्थ है निस्तापन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और भाजन प्रक्रिया में क्या होता है? भाजन प्रक्रिया के दौरान विषाक्त धातु और अम्लीय यौगिक बाहर निकलते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परावर्तनीय भट्टी। परावर्तनीय भट्टी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पे चार्ज को यानी अयस्क को रखा जाता है, फिर यहाँ चूल्हा या आग लगाई जाती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे गर्म गैसें जाती हैं, इसको गर्म करती हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं चार्ज यहाँ पे, फिर चिमनी यहाँ से जो चार्ज होता है यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।